सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो यार आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही हलवा चैप्टर यानी आसान चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट। तो जैसे हम हर चैप्टर में करते हैं, शुरुआत होती है इसके नाम से। एनवायरमेंट कहने पे आप क्या समझते हो? व्हाट इज एनवायरमेंट? तो सिंपली बोलूं तो जो हमारे ये चारों तरफ है ये हमारा एनवायरमेंट है। और बहुत लोगों को सुना होगा कि अच्छे एनवायरमेंट में रहोगे, अच्छे एनवायरमेंट में रहोगे तो अच्छा काम करोगे, अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो अगर जनरली सोशल साइंस के हिसाब से भी थोड़ा अलग होगा और साइंटिफिकली भी एनवायरमेंट थोड़ा अलग होगा। तो जो बोलते हैं कि पढ़ाई का एनवायरमेंट उधर अच्छा नहीं है, इधर पढ़ाई का एनवायरमेंट अच्छा है, बिजनेस का एनवायरमेंट, तो वो क्या है, सोशियली एनवायरमेंट को बोला जाता है उस जगह पे। मतलब कि वहां पे पढ़े लिखे ज्यादा है या फिर पढ़ाई के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो वो एनवायरमेंट पढ़ाई के लिए अच्छा है। पर साइंटिफिकली एनवायरमेंट क्या बोलते हैं, 9th में भी थोड़ा बहुत था इसके बारे में कि हमारे चारों तरफ जो गैसेस हैं, वाटर है, जो साइंटिफिक सब्सटेंस है, वाटर, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब किसमें होते हैं? एनवायरमेंट में। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये इसमें क्या है, साइंस में है। तो साइंस के हिसाब से एनवायरमेंट को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगर सिंपली बोलो तो एनवायरमेंट में क्या क्या होता है, ये सारे चीज टाइप के होते हैं। ऑक्सीजन व्हिच इज नेसेसरी फॉर अस ह्यूमन बींग्स एंड स्पेशली मेनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख देता हूं केमिकल फॉर्मूला में, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, वाटर एंड मेनी मोर एटसेट्रा। बहुत कुछ होता है एनवायरमेंट में। मैंने बेसिक में थोड़ा ऊपर से बता दिया। और तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा भी था 9th में वाटर साइकिल, कैसे वाटर नीचे से फिर ऊपर जाके बारिश में तब्दील होता है। नाइट्रोजन साइकिल तो ये तुम्हारे 10th में है नहीं है, प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें इसको और डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब साइकिल भी तुम पढ़ लिए थे ऑलरेडी। अब देखते हैं हमारे एनवायरमेंट में इसके साथ साथ वेस्टेज भी है। मतलब जो वेस्ट है, जो हमारे काम में नहीं आता, वेस्ट भी है। तो अगर जनरली बात करें तो वेस्ट को 2 टाइप के बोला जाता है। जब गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल बोल के आते हैं ना, जो मतलब सफाई वाले आते हैं, कचरा वाला मत बोलना क्योंकि कचरा वाले तो हम हैं, हम कचरा करते हैं, वो तो सफाई करने आते हैं। तो ये वेस्ट अगर बेसिकली बोलो तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? तो अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो ये वो वेस्ट है which can be broken down by biological processes। तो अभी एग्जांपल लेता हूं, देखो, अगर सिंपली बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये वो वेस्टेज हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोक डाउन यानी तोड़े जा सकते हैं। तोड़े मतलब ऐसा नहीं कि हथौड़ा लेके तोड़ दिए, ये वो वाला तोड़ना नहीं है। मतलब अगर तुमने मान लो एक प्लास्टिक फेंक दिया, तुमने पढ़ा होगा यार, बचपन से ये डिसाइड होता है कि क्या प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन मिट्टी में डिग्रेड कर पाता है, मिट्टी में मिल पाता है, वो अपना खुद को मतलब बर्बाद करके मिट्टी में मिल पाता है। पर अगर तुमने मान लो चावल तुम्हारा वेस्ट हो गया, उसको अगर मिट्टी में फेंकते हैं तो वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, मतलब वो डिग्रेड कर जाता है सॉइल में। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल है, इसमें एग्जांपल में क्या हो गया, वेस्टेड फूड फेंकते हैं, जो फूड, वेस्टेड फूड। ऊड भी यार मिल जाता है, ऊड, ये थोड़ा टाइम लेता है पर ऊड भी मिट्टी में मिल जाता है अगर वेस्ट है वो ऊड तो। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, दिस आर दोस वेस्ट व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। यहां पे बस कांट एक लगा देना, कैन नॉट, यहां पे कैन है, उधर कैन नॉट हो जाएगा, डेफिनेशन बाकी सेम रहेगा। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में क्या आएगा, प्लास्टिक, EG लिखता हूं, कुछ लोग EX भी लिखते हैं, सेम थिंग है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें आ जाएगा प्लास्टिक्स।
और आ जाएगा पॉलीथीन। ये सारे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बोला जाता है ये लोग एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि ये मिट्टी में मिल नहीं पाते, बाहर ऐसे पड़े रहते हैं, और ये भयंकर, और इसको जला भी नहीं सकते, जला देंगे भी तो पॉइजनियस गैस निकलता है विच इज डेंजरियस और हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। तो इसलिए अब क्या करते हैं गवर्नमेंट, इसको डायरेक्टली फेंक देते हैं, मतलब एक गड्ढा करके पिट में डाल देते हैं ताकि ये डिग्रेड कर सके इस टाइप के वेस्ट को, और इसको एक साइंटिफिक टेक्निकल प्रोसेस में लिया जाता है ताकि अच्छे से मतलब ये वेस्ट को बर्बाद भी कर दिया जाए और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना हो, वैसे जगह पे ये प्रोसेस किया जाता है। तो तुम्हें इतना बस समझना था, ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये सब मैंने बस बता दिया कि एनवायरमेंट का थोड़ा इंट्रो दे दिया। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोसिस्टम। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So now the next topic we are going to discuss is ecosystem। देखो इकोसिस्टम समझने के लिए तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा इसका मतलब इकोसिस्टम। तो देखो हमारा जो ये दुनिया है, तुम्हें पता है यार, बचपन में भी पढ़े होगे कि जो गोट होता है उसको लायन खाता है, और गोट किसको खाता है, ग्रास को। ग्रास क्या होता है, प्लांट होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं सारे ऑर्गेनिज्म का इस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई रोल है। अगर मान लो लायन की संख्या कम हो जाएगी तो गोट को ह्यूमन भी हम भी खा लेते हैं मार के, मीट के रूप में। सब नहीं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं खाते हैं, समझ पा रहे हो। अब मान लो जैसे ये हो गया तुम्हारा, प्लांट को ले लो, प्लांट, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स ले लेते हैं, वो खाते हैं प्लांट को खाते हैं, या फिर प्लांट से कोई घास खाता है, कोई छोटा छोटा पत्ता, ऐसे खाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को खाता है बाड़, और बाड़ को भी कौन खा लेता है, स्नेक। हर वक्त नहीं, पर अगर स्नेक के दबोच में आया तो छोड़ेगा नहीं वो, या फिर ईगल खा देता है, छोटे छोटे बर्ड्स को खा देता है ना ईगल। तो ऐसे एक चेन, सारे जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे उनका कोई ना कोई इंटरेक्शन है। जैसे हमारा गोट के साथ हुआ, ग्रास के साथ भी डायरेक्टली हम भी खाते हैं, ग्रास तो नहीं प्लांट खाते हैं बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो वेजिटेबल्स है वो कहां से मिल रहा है, प्लांट से, तो उस हिसाब से बोल सकते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये पकड़ के रखता है किनको, कंसिस्ट ऑफ लिविंग इंटरेक्टिंग, जो इंटरेक्ट करते हैं खुद के बीच, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म along with इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आते हैं, along with उसके साथ, along with नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स अराउंड अस। तो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी जितने हैं सारे हमारे इकोसिस्टम में आ रहे हैं। जैसे बोला जाता है सिंपल भाषा में कि इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। तो बायोटिक कहां से, तो अगर मैं बोलूं बायोटिक, तो बायोटिक में आ जाएंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एनिमल, प्लांट, ये सारे आ जाएंगे, बायोटिक यानी जिंदा है। और एबायोटिक में कौन कौन से आ जाएंगे, रॉक, सॉयल, वाटर, ये सारे जो कि नॉन लिविंग है। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी होता है और एबायोटिक कंपोनेंट भी होता है। और एक बात तुम्हें जानना है, वो ये है कि इकोसिस्टम का एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एरिया को इकोसिस्टम, जैसे मान लो गार्डन एक इकोसिस्टम है। कैसे सर, तो गार्डन में ग्रास होता है, लिविंग है, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ये सारे लिविंग है। उसके साथ साथ तुम्हें 2-3 कुत्ते भी घूमते हुए दिख जाएंगे, ऑर्गेनिज्म है। इंसान तो घूमते ही हैं, वो भी लिख जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर गार्डन को हम इकोसिस्टम कह पाएंगे, बिल्कुल कह पाएंगे। वहां पे मिट्टी भी है, फाउंटेन है तो पानी है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेच्यूज भी होते हैं बहुत जगह पे, रेलिंग है। तो ये सारे जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग अलॉन्ग विद इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है, इकोसिस्टम है। गार्डन एक इकोसिस्टम है, तुम्हारा घर एक इकोसिस्टम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये सारे एक एक इकोसिस्टम है।
तो बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, उसके टाइप्स तो ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ोगे अच्छे से, इधर हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक आइडिया को कवर करते चलेंगे। तो इकोसिस्टम का और थोड़ा है 2-4 लाइन, तो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी, उसके बाद वो पढ़ेंगे 2-4 लाइन और। अब देखो इकोसिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स। तो क्या क्या है? आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल या फिर मेन मेड। एक होता है क्या? नेचुरल, दूसरा होता है क्या? आर्टिफिशियल या फिर मेन मेड जिसको बोला जाता है। तो नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, चलो देखते हैं। तो नेचुरल के एग्जांपल में अगर जाएं तो तुम्हारा हो गया पॉन्ड। पॉन्ड देखिए जानते हो ना, रिवर। कैसे? क्योंकि रिवर पे भी यार जिंदगी है, उसके साथ सैंड है, वाटर है, ये सब है। और आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा? जैसे मैंने बताया गार्डन, इवन हाउस हो सकता है। और क्या होता है? क्रॉप फील्ड, जो खेत होता है, क्रॉप फील्ड, खेती की जमीन, वहां पे भी क्या होते हैं? पौधे होते हैं, कुछ जानवर भी हो सकते हैं, मिट्टी भी होती है, हवा होता है, पानी होता है, इकोसिस्टम वो भी है। पर ये क्या है? मेन के द्वारा बने। क्रॉप फील्ड में क्रॉप कौन डालता है? मेन मतलब उगाता है फसल। वैसे यहां पे पॉन्ड, रिवर, ये क्या है? नेचुरली क्रिएट किए गए। समझ पाए? अब देखो इकोसिस्टम में 3 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, तीसरा होता है डिकम्पोजर। तीसरा क्या होता है? डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर कौन है भाई? ये वो लोग हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मालूम है ना फोटोसिंथेसिस क्या है? वो खुद का खाना खुद बनाते रहे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यूजिंग सनलाइट, वाटर। इससे वो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते। अगर करते हैं तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग पे, सनलाइट, वाटर जैसे। तो इसमें कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल में? प्लांट्स। कौन आते हैं? प्लांट्स। थोड़ा अंधेरा दिख गया, चलो रोशनी कर देता हूं। हाँ हो गया। अब देखो, तो ये हो गया प्लांट्स। प्रोड्यूसर में यानी ये खुद का खाना कौन? खुद प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यूजिंग सनलाइट एंड वाटर, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तुम्हें पता है ना। और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये बस प्लांट करते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूसर। फिल्म बनाते हैं, फिल्म प्रोड्यूस करता है फिल्म प्रोड्यूसर। ये खाना बना रहे हैं, इसको खाना प्रोड्यूसर, नॉर्मल प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर। भाई ये वो लोग हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम जैसे। सर अपना तो मम्मी घर में खाना बनाती है। अरे वो वाला नहीं बना रहे, बता रहा हूं, मतलब वो खाना जो मम्मी बना रही है। मान लो अगर आप वेजिटेरियन हो, सब्जी बाजार से ले रहे हैं, वो बाजार में आया कहां से? पौधे से। तो हम किससे ले रहे हैं खाना? पौधे से। अपना खाना खुद बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, पर पूरा हम डिपेंडेंट हैं प्लांट के ऊपर। हम प्लांट का ही खाना कंज्यूम कर रहे हैं, चुरा के या फिर डकैती करके, बोल सकते हो। अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो भी हम किसी जानवर को मार के ला रहे हैं, और उसका सर अंडे में कहां मारते हैं, हाँ तो उसके ऊपर तो डिपेंड रह रहे हो, जो अंडा दे रहा है मुर्गी। तो कंज्यूमर क्या है? ये डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। अब फिर से आर्ग्यू मत करना कि किचन में हम बनाते हैं सर। अरे किचन वाली बात नहीं बोल रहा हूं, हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें आ जाते हैं हम ह्यूमन, समझिए। और क्या? काऊ, काऊ भी यार घास जो खाता है वो किससे मिलता है? प्लांट से, डिपेंडेंट है, एटसेट्रा। बहुत सारे, डॉग, कैट, तुम लिख सकते हो। डिकम्पोजर, इसमें आते हैं भाई बैक्टीरिया, ये टाइप के लोग। इनका काम क्या है? ये डिकम्पोज करते हैं बहुत सारी चीजों को। जैसे वेस्टेज हमने फेंक दिया मिट्टी में, जो वो डिग्रेडेबल बोला था ना, मिट्टी में वो डिग्रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे होते हैं, आंख से नहीं दिखते हैं, पर उन्हीं की वजह से ये सब कांड होता है, डिकम्पोज होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो मान लो कोई एक किसको, कैट था, उसका डेथ हो गया। उसका क्या हुआ? डेथ हो गया।
तो उसके बाद उसके लाशों को तो हिंदू रिलीजियन में जैसे जलाया जाता है, इस्लाम में दफनाया जाता है, क्रिश्चियनिटी में वो कवर में डाल के दफनाते हैं, तो सब में अलग। पर कैट क्या, उसको तो दफनाने कोई जाएगा नहीं। हाँ दफनाते भी हैं बहुत केस में, अगर कोई मान लो नॉर्मल जगह पे वहां आसपास कोई इंसान नहीं है जो दफनाने जाए, मरा पड़ा है, तो वो क्या होता है, क्या वो जिंदगी भर वहां वैसे पड़ा रहेगा? वो स्मेल करने लगता है। क्यों स्मेल करता है मालूम है? डेथ बॉडी कुछ दिनों के बाद, द ओनली रीजन इज प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर, क्योंकि वो बॉडी को मिट्टी के साथ मिलाने के लिए वो वहां पे प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसलिए वो गंदगी मतलब यानी वो स्मेल करता है, वो खराब जो बू आती है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या डेथ हो गया तो उसको क्या करेंगे, डिकम्पोजर, डिकम्पोज कर देंगे मिट्टी के साथ, ताकि कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो जाए। ह्यूमन बॉडी में जो दफनाया जाता है, हड्डी के अलावा बाकी सब डिकम्पोज हो जाता है पूरी तरह से, पता है ना, फिल्मों में देखे होगे। तो वैसे एक होता है प्रोड्यूसर क्या है समझ गए, कंज्यूमर क्या है समझ गए, डिकम्पोजर क्या है समझ गए। तो इसी के साथ इकोसिस्टम टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू फूड चेन एंड फूड वेब। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। यार ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, अगर इसमें मार्क इजीली बन जाता है, समझ पा रहे हो? एक बार वीडियो देख लिया तो फुल मार्क्स आ जाएंगे जितने क्वेश्चन, और ये स्कोरिंग बोला जाता है, कम टाइम पढ़ोगे मार्क पक्के हो जाते हैं। ऐसे चैप्टर को कभी छोड़ना ही मत अगर बोर्ड एग्जाम है तो। So guys, now we are going to discuss about food chain and food web। तो चलो देखते हैं कि ये है क्या। पहले तो हेडिंग लगा लो, क्या? फूड चेन एंड फूड वेब। तो पहले चलो फूड चेन डिस्कस करते हैं। क्या? फूड चेन डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो इकोलॉजी है, इसमें बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। अगर बोलो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फीड कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था, ग्रास जो है वो अपना खाना कहां से उसको मिलता है? सन से, डायरेक्ट थ्रू फोटोसिंथेसिस। उसको कौन खाता है? डियर, गोट, जो भी बोल सकते हो। उनको फिर कौन खाता है? लायन खाता है। गोट को तो इंसान भी खाते हैं। तो ये जो सीरीज चल रहा है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फीडिंग वन अनदर, ये पहले लिख लो, जान लो। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे, एक सीरीज चल रहा है ऑर्गेनिज्म का जो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। सर खाना कहाँ खिला रहे हैं, बेचारे को मार के खा दे रहे हैं हम। फीड वन अनदर, ये तो सच है। तो इसी सीरीज को बोला जाता है फूड चेन। अगर अंग्रेजी में बोलूं फूड चेन तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म ए फूड चेन। ऑर्गेनिज्म जो, इसको अच्छे से समझा रहा हूं, पहले लिख लो। ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन दिस सीरीज एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ये अब ट्रॉपिक लेवल क्या है ये भी समझाऊंगा। एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल फॉर फूड चेन। तो देखो एग्जांपल दूंगा तो फटाक से समझ में आएगा। फॉर्म फूड चेन। तो देखो इधर क्या, ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। जैसे ग्रास, तो ये तो चलो प्लांट में आ गया, फिर इसको खा लेता है डियर मान लो, अब इसको खा लेगा लायन। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी देखो ये, इसको बोलेंगे फास्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है, जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करके अपना खाना खुद खा रहा है, किसी का लूट के नहीं खा रहा है। अब सेकंड में आ जाएंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल, यानी दूसरे स्तर पे डियर आ जाएंगे। और कौन आ सकते हैं? गोट आ सकते हैं, कभी कभी तो ह्यूमन भी आ सकते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर। और इन गोट को भी लायन खा सकता है, इस गोट को ह्यूमन भी खा सकता है। तो ऐसे देखो ये एक फूड चेन हो गया। गोट, ग्रास, गोट, ह्यूमन। अब कौन हो सकता है? ग्रास, गोट और लायन भी एक हो सकता है। ग्रास, डियर, लायन एक हो सकता है। और कौन हो सकता है? ये नहीं हो सकता ग्रास, गोट, ह्यूमन, लायन, क्योंकि इंसान भी सिर के हवाले पड़ेगा तो जिंदा तो नहीं रहेगा। हाँ ये एग्जाम्पल मत लिखना, क्योंकि ह्यूमन वैसे
जनरली ह्यूमन को नहीं खाते यार, ह्यूमन तो हम घर में रहते हैं, बच के रहते हैं लायन से। तो इसलिए ये एग्जांपल मत लिखना, पर हो सकता है टेक्निकली देखें तो। समझ पा रहे हो? तो ये डिफरेंट जो ट्रॉपिक लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म पार्ट ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं, फूड चेन फॉर्म कर रहे हैं। यानी फूड का चेन सीरियली, कौन किसका फूड है, कौन किसको खाएगा, उसको बोलते हैं फूड चेन। तो ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। और एक मैंने बोला फूड वेब क्या है, तो फूड वेब का अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो वेरियस फूड चेन, मोर देन वन फूड चेन, एक से ज्यादा फूड चेन, मोर देन वन फूड चेन, एक से ज्यादा फूड चेन कंबाइनली फॉर्म फूड वेब। कंबाइनली मिलके फॉर्म करेंगे, कंबाइनली फॉर्म फूड वेब। समझे? तो एक से ज्यादा फूड चेन कंबाइनली एक फूड वेब फॉर्म करते हैं। चल गया? क्लियर है ये टॉपिक कि फूड चेन क्या, फूड वेब क्या, दोनों का डेफिनेशन बता दिया। अब फटाफट से इसको नोट कर दो बिफोर आई मूव टू द सेम टॉपिक, पर कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलो और कुछ पॉइंट्स देखते हैं उसी टॉपिक के। तो पहला पॉइंट क्या है, फूड एक्ट्स एज, फूड एक्ट्स एज फ्यूएल। तो फूड किसका काम करता है, फ्यूएल का काम करता है। यानी फ्यूएल का काम क्या होता है, गाड़ी में, गाड़ी को चलने में मदद करता है। वैसे ये भी क्या करता है, हमारा फूड हमें एनर्जी देता है, जिससे हम अपने डेली के जो वर्क हैं, जो हम कर पा रहे हैं, भाग पा रहे हैं, ये सब हम कर पाते हैं। बस ये हमारा केस नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म का, वो चाहे हिरन हो, वो चाहे तुम्हारा बिल्ली हो, कुछ भी हो सकता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फूड नेसेसरी है, क्योंकि उससे एनर्जी मिलता है। तो जनरली जैसे हमने देखा कि फूड सिस्टम में जैसे पहले आया सनलाइट, सनलाइट भाई, सनलाइट को यूज करके कौन खाना बनाता था, प्लांट्स, जिनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्लांट्स और प्रोड्यूसर लिख देता हूं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं उनको फिर कौन खाता था, कोई हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं, और उस हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स को और बड़े जो कार्निवोर्स होते हैं वो खा लेते हैं। जैसे स्नेक क्या है, एक कार्निवोर्स है, चूहा को खा लेता है। और स्नेक को कौन खा लेता है, ईगल, जिसको बाज बोलते हैं, वो सांप को खा लेता है। उसको टॉप कार्निवोर्स में कौन आएगा, ईगल आएगा, लायन आएगा, बड़े बड़े जो कार्निवोर्स है। समझ पाए बात को? तो इधर देखो, क्योंकि हमें पता है फूड एक्ट एज फ्यूएल, तो ये सनलाइट का एनर्जी प्लांट कितना लेता है, फिर ये प्लांट्स के पास जितना एनर्जी होता है हर्बीवोर्स कितना लेता है। तो देखो जितना सनलाइट पड़ता है टोटल, मान लो प्लांट के पत्ते में 100 अगर सनलाइट पड़ रहा है तो उसका 1%, जितना भी सनलाइट गिरेगा उसका 1% प्लांट लेगा। सारे नहीं लेता है, कितना लेता है सनलाइट का, 1%। उसके पत्ते पे जितना गिर रहा है उसका 1% लेता है कौन, प्लांट। और प्लांट के पास फिर एनर्जी होगा, तो इसको जब हर्बीवोर्स खाएगा उसके बॉडी के अंदर कितना जाएगा, 90%, और 10% जो होगा इधर रह जाएगा। 10% क्या होगा, हमारा जो बॉडी पार्ट है उसी में 10%। जब मान लो इंसान को, किसी इंसान को छोड़ो यार, क्यों मारे हम अपने को, किसी बकरी को मान लो एक शेर ने मार दिया, तो बकरी के बॉडी में 10% एनर्जी रह जाएगा, उसको खाने के बाद भी उसके बॉडी में रह जाएगा। बाकी जो 90% रहेगा वो लायन के बॉडी में चला जाएगा। फिर लायन के बॉडी में जितना होगा वो जब मर जाएगा 10% छोड़ के बाकी सब फिर शिफ्ट हो जाएगा। तो 10% रूल एक होता है, यानी हर बॉडी में 10% एनर्जी रह जाता है, एनर्जी फ्लो नहीं होता है।
तो ये जो क्या हो रहा है, हम देखें कि खाने के साथ साथ और एक चीज हो रहा है, एनर्जी फ्लो। क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो। कैसे हो रहा है? मैंने बताया कि पहले सनलाइट का एनर्जी प्लांट में गया कुछ, फिर प्लांट से हर्बीवोर्स में गया, उससे फिर कार्निवोर्स में, उससे फिर टॉप कार्निवोर्स में। तो एनर्जी क्या किया? एक से एक तक शिफ्ट करता गया, फ्लो होता गया, एनर्जी का फ्लो हुआ। तो इसको एनर्जी फ्लो डायग्राम भी कहते हैं। इसको नोट करो, बोल सकता है डिस्क्राइब सर यहाँ पे ओमनीवोरस तो नहीं है। तो सुनो, ओमनीवोर क्या होते हैं? ओमनीवोरस जो प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम जैसे ह्यूमन, वो हर्बीवोर्स भी होते हैं और वो कार्निवोर्स भी होते हैं। यानी वो किस में आ जाएंगे? देखो, प्लांट को भी वो खाते हैं, इधर भी ह्यूमन आ जाएगा हर्बीवोर्स, और इधर भी जैसे हर्बीवोर्स हो गया क्या, गोट, गोट को भी वो खाता है, तो कार्निवोर्स में भी वो आ जाएंगे, टॉप कार्निवोर्स में नहीं आएंगे। ह्यूमन दोनों में जो ओमनीवोरस है वो ये दो जगह पे आ सकते हैं। ओमनीवोरस, समझ गए? क्लियर है? ओमनीवोर अगर कोई पूछे तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए, टीचर समझा नहीं पाते इस बात को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओमनीवोर्स इन दो जगह पे आ सकते हैं। क्लियर है फंडा? यार बहुत आसान लग रहा होगा। ये 10% रूल एक याद करो कि 10% रह जाता है, बाकी सब ट्रेवल करके चले जाते हैं। कौन? एनर्जी। तो ये अगर समझ में आ गया तो ये टॉपिक खत्म होता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, you can pause the video and note it down in the copy. Topic we are going to study is biological magnification. क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यार बोलते हैं ना आजकल हम वेजिटेबल्स के नाम पे जहर खा रहे हैं, इससे रिलेटेड होने वाला है, ध्यान से सुनो। तो जो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लिख देते हैं चलो, हार्मफुल केमिकल यानी जानलेवा केमिकल्स जो होते हैं या फिर हमारे शरीर के लिए जो खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं केमिकल्स, ये मिल जाते हैं पानी में। वो चाहे वो फार्मर के छिड़कने से मिल जाए या फिर इंडस्ट्री के केमिकल वेस्टेज विदाउट प्यूरिफिकेशन जब आ जाते हैं तो केमिकल किससे मिल जाते हैं? वाटर में, या फिर बोलो वाटर बॉडीज में, यानी नदी में, समंदर में, नाले में, केनाल में, बहुत जगह पे। तो ये जब मिल जाते हैं तो ये क्या होते हैं? या तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है इस पानी को, क्योंकि प्लांट पानी तो एब्जॉर्ब करेगा, और पानी में जहर होगा तो पानी के साथ साथ जहर भी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। सर वो खुद नहीं मर जाता, अगर बहुत ही भयंकर हो, ज्यादा मात्रा में ले लिया तो मर भी जाएगा, कम लिया, मान लो बहुत सारे प्लांट्स ने थोड़े थोड़े लिए तो नहीं मरेंगे। या फिर एक्वाटिक एनिमल इसको एक्वाटिक एनिमल कहां पे रहते हैं? पानी में, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक फिश भी इसमें आता है। तो इनको तुम्हें पता है कि प्लांट को हम खाते हैं, फिश को भी हम खाते हैं ह्यूमन। तो इसमें जो हार्मफुल केमिकल था हमने क्या किया? खा लिया। इसमें जो था उसको भी खा लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई करके पता चला कि ह्यूमन के बॉडी में ये केमिकल्स आ कहां से रहे। तो फूड चेन कभी कभी क्या करता है? हार्मफुल केमिकल को भी फ्लो करवाता है। समझ गए? ये पॉइंट याद रखो, which is also known as biological magnification। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखने वाले हैं कैसे हमारे डेली एक्टिविटीज एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So next topic we are going to discuss is changes in environment due to our human related activity। Changes in environment due to human related activity। लिख लो हेडिंग, मैं बस एनवायरमेंट लिख दे रहा हूं, पर किसके वजह से? ह्यूमन के वजह से, ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो इसमें हम दो टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला है ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो दो मेजर, बहुत सारे कॉजेस हैं यार, हम एनवायरमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करके पहुंचा रहे हैं, फिर बाइक में बहुत सारे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा के हम नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत पुराने जमाने की खटारा कारें चला के एयर पोल्यूशन कर रहे हैं,
वाटर पोल्यूशन हम कर रहे हैं बाय इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि तुम ही कर रहे हो या फिर मैं ही कर रहा हूं, मतलब हम, मतलब कौन, ये ह्यूमन कम्युनिटी जो है, हम में से ही कोई एक कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? और क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज दिल्ली जैसे शहर रहने लायक मतलब नहीं रहे। रहने लायक मतलब क्या, ऐसा नहीं कि वहां लोग रह नहीं सकते, बट क्या बोल रहे हैं, पॉइजनियस हो गया है वहां का एनवायरमेंट, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। और आज भी लोग वहां पे अवेयरनेस नहीं है उतना, मतलब वो आज समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे नहीं समझ पा रहे हैं, पर फिर से अगर पोल्यूशन आ रहा है तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए पूरे, हाँ, हमारे कंट्री वालों को नहीं, पूरे ग्लोब के जितने भी लोग हैं सबको अवेयर होके काम करेंगे, तभी ये सब कंट्रोल हो पाएगा। पर इस टॉपिक में मैं जैसे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ाता हूं, तो बुक में 2 ही टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कस किया गया है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये क्या मैं लेयर छोड़ दिया, हाँ इधर लिख दो एडजस्ट करके, ओजोन लेयर डिप्लेशन, और तीसरा है वेस्ट, दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट है, हम जो फेंक रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले जो उठा के ले जाते हैं, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसका मैनेजमेंट का इफेक्टिव वे क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा, ये बहुत कम है, ये थोड़ा है, ये भी बहुत कम। पहले तो ओजोन लेयर डिप्लेशन को स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, समझे? तो अब ये देखो कि ओजोन बनता क्या है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला पहले अगर लिखूं तो O3 होता है। अब मुझे बताओ, O मतलब ऑक्सीजन, ये किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में। तो ओजोन कैसे बनता है, बहुत ऊपर, जब ऑक्सीजन पृथ्वी में बहुत ऊपर, मतलब तुम बोल सकते हो आसमान के पास, अगर ऐसे फिक्शनली बोलो तो ये फॉर्म होता है, वहां पे जो ऑक्सीजन O2 होता है और एक सिंगल एटॉम ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ मिलके ओजोन फॉर्म करते हैं, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, O3। तो पहले ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई रेडिएशन, बहुत ऊपर रेडिएशन भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये फॉर्म होते हैं। और एक बात जान लो, ओजोन क्या है, ओजोन एक डेडली पॉइजन है। ये भाई क्या है, डेडली पॉइजन है। सर इसका डिप्लीशन हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, पॉइजन खत्म हो रहा है। ये बुक वाले क्यों हमें पढ़ा रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन भयंकर है, इसलिए है कि भले ये डेडली पॉइजन है पर ये बहुत ऊपर रहता है, इसलिए इसका इफेक्ट हम पे नहीं पड़ता है। सर नहीं पड़ता तो क्या, जहां पे है सांप तो सांप है ना, वो थोड़ी ना भला करे, भला करता है। क्या करता है, सेव अस, हमें बचाता है, भले ही पॉइजन है भाई फिर भी हमें बचाता है, किससे, फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ सन के यूवी रेडिएशन से बचाता है कौन, ओजोन। इसलिए हम इसके बारे में इतनी फिक्र कर रहे हैं। और क्यों भाई, यूवी रेडिएशन ऑफ सन से क्या ही हो जाता, सर नहीं बचाता तो ये कॉज करता है स्किन कैंसर। जब हमारे बॉडी में डलेगा ना, ये मतलब गिरेगा, तो ये मतलब स्किन कैंसर का कारण बन सकता है कौन, यूवी रेडिएशन ऑफ सन। तो ये पॉइंट नोट करो। इसके और भी पॉइंट है कि कैसे 1980s में सडन ओजोन लेयर, मतलब ओजोन का जो मात्रा था वो कैसे नीचे गिरने लगा, उसके ऊपर हमारे यूनाइटेड नेशन ने क्या स्टेप लिया, वो 3-4 लाइन अभी पढ़ेंगे। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। ये देखो अच्छे से दिख जाएगा अभी। तो जो ओजोन का लेयर था वो शार्पली डिक्रीज किया, ओजोन लेयर उसका जो अमाउंट था शार्पली, मतलब बहुत भयंकर रूप से, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, फटाक से कम हो गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज। कब हुआ, ये हुआ था 1980 में। ये थोड़ा याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो मतलब ये और कुछ है नहीं यार। 1980 में ओजोन लेयर कम हो गया, क्योंकि साइंस में बहुत सारा चीज कंसेप्चुअल होता है, ऐसा डेट कम है। वैसे भी तो हिस्ट्री का याद कर रहे होगे, उसके साथ थोड़ा कर लो। तो अब देखो ओजोन लेयर शार्पली डिक्रीज हुआ, तो उसका कारण जब ढूंढा उस टाइम के साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्चर ने, तुम बोल सकते हो, तो उनको यह मालूम चला कि ये सब का कारण है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस।
क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस। और तुम्हें मालूम है, जो थोड़ा अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं, ये कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से, एसी से, और कहां से? फायर एक्सटिंग्विशर से। एसी तो तुम लिख दोगे, फ्रिज आने, रेफ्रिजरेटर लिखने पर। ये थोड़ा एक नया है, बहुत कम लोग जानते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी ये होता है, मतलब आग बुझाते हैं जो ना करके, उसमें होता है, समझे? तो भाई 1980s में डिक्रीज हुआ, पर हमारे जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इनको भाई ज्ञान आया 1987 में। 7 साल लगे इनका ज्ञानोदय होने में, तब तक ये सो रहे थे। गिरा किसमें? 80 में। खतरा कब आया? खतरा है ना, स्किन कैंसर भाई छोटी डिजीज थोड़ी ना है। कैंसर नाम सुन के वजूद हिल जाता है बड़े बड़े लोगों का। तो स्किन कैंसर समझ पा रहे हो? तो 1980 में डिक्रीज हुआ, वो भी आम नहीं, बहुत भयंकर रूप से। पर हमारे यूएनईपी को 1987 में आंख खुला इनका कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। और इन्होंने क्या किया? सीएफसी के प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया, यानी कम कर दिया। कैसे हो सकता है उसका हमें बस इतना लिखाया गया है, तो ज्यादा क्यों डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा, फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा चीज आ जाएगा तो भूल भी जाने के चांसेस है। इसलिए मैं उतना बता दूं जितना मजा आए, जितना सिलेबस में है, जितना एग्जाम में आएगा। समझ पा रहे हो? तो सीएफसी प्रोडक्शन को क्या कर दिए? फ्रीज कर दिए। किस लेवल पे अगर आ जाए तो 1986 के लेवल पे उसको फ्रीज कर दिया गया। समझ पाए? तो ये भाई क्लियर है। ये डाटा थोड़ा याद कर लो। लेवल, ईयर, 1980 में कैसे डिक्रीज हुआ, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो गया? ओजोन लेयर डिप्लेशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट इज गार्बेज मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट। वही है यार, कचरा तो है दोनों का मतलब। सो बिफोर आई मूव टू दैट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन द कॉपी। खास करके वो फैक्ट नोट कर लो। तो गार्बेज मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गार्बेज मैनेजमेंट। तो देखो इसमें मैनेजमेंट कुछ है नहीं, बस गार्बेज कहां कहां से आता है थोड़ा सा है, मैं बोल दूंगा तो खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर एंड कर देंगे। तो देखो गार्बेज मिलता कहां है यार? सबसे ज्यादा तो टूरिस्ट प्लेसेस पे मिलता है, पर ये शुरू हो जाता है अपने घर से। क्या हमारे घर में कचरा नहीं है, कूड़ा नहीं है, वेस्ट नहीं है? बिल्कुल है। बहुत सारे टाइप्स के हैं। कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, और ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये है हमारे 2 टाइप्स के वेस्टेज जनरली। तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव हो गया है, तो इसलिए बहुत ऊपर जा चुका है लाइफस्टाइल, तो वेस्ट भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर ट्रेन की बात करें, इसमें एक कप का एग्जाम्पल दिया गया है। ट्रेन की अगर बात करें तो पहले के जमाने में कुल्हड़स होते हैं। कुल्हड़स यानी ये होते हैं क्ले के कप्स। आज भी देते हैं यार, तंदूरी चाय जब सर्व करते हैं बहुत जगह पे क्या देते हैं? कुल्हड़। इसको क्या बोलते हैं? क्ले के कप को, मिट्टी का जो होता है उसको कुल्हड़स बोला जाता है। उसके बाद एक टाइम आया जब ग्लास का यूज किया गया, ग्लास के कप। और ये बहुत अच्छी बात थी। ये क्ले वाला तो फेंक देते थे, ग्लास कप को क्या होता था, वेंडर को रिटर्न करते थे, फिर वो धो के उसको और फिर दूसरे कस्टमर्स को चाय बेचता था। पर इधर क्या आया, हाइजीन का इशू आया। कुछ इतने निठल्ले निकम्मे कामचोर थे कि कप को बिना धोए उसमें फिर से चाय दे देते थे, जिससे हाइजीन का इशू आने लगा। तो उसके बाद आ गया पॉइजन, काल, जिसको बोला जाता है प्लास्टिक डिस्पोजेबल कप।
जो आजकल बहुत जगह पे चल भी रहा है। पेपर कप आ गया है, आप जाओ एक जगह पे जहां पे उतना ज्यादा चेकिंग नहीं है, आपको मिल जाएगा प्लास्टिक का कप। अरे चेकिंग के साथ चल रहा है, मैं तो बहुत जगह देख चुका हूं। आप पीना छोड़ दो, पेपर वाले में पियो या फिर इसमें पियो, वो दुकान वाला बदल देगा। उसके बाद आया आजकल पेपर कप का यूज बढ़ गया है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, पर ये सबसे काल चक्र है भाई, इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ मैं बोल सकता हूं पॉलीथीन जो पैकिंग, आजकल जो पैकेजिंग आ रही है वो और भयंकर है, उसका भी इलाज लाना चाहिए गवर्नमेंट को। सोच रही है, चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बहुत सारी समस्याओं का क्रिएट कर सकती हैं। ये बहुत मुश्किल हो सकता है जीना। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, इसके ऊपर सीरियसली पढ़ोगे। अभी तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, घर वाले ठोकेंगे वरना। हाँ है कुछ एक तो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अरे तुमको भी मालूम है, हम भी तुम्हारे फील्ड से गुजर चुके हैं। तो पर जब तुम पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मतलब इशू हो सकता है। तुम्हें बीजिंग का कंडीशन मालूम है, चाइना का, वहां पे अगर खुले घूमोगे 8 सिगरेट पीने के बराबर हो जाता है। मतलब कितना पोल्यूशन है, सोच लो। हमारा दिल्ली तो उसके पीछे पीछे चल रहा है, पता नहीं कब वो आगे निकल जाएगा दिल्ली। तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारा कैपिटल है, हमारी राजधानी है, हमारा अभिमान है, तो उसको हमें ही बचाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा गार्बेज मैनेजमेंट या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी बोलो। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक चैनल में जाओ, बाकी सारे जितने वीडियोस है खत्म करो एग्जाम से पहले, और एग्जाम ऐसे दो कि फोड़ के आओ 95+। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।